जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर जमीन पर लड़े गए युद्ध और बड़े बड़े साम्राज्यों का ही ख्याल आता है ना? लेकिन आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज हम समुद्र की गहराइयों में छिपे एक ऐसे अध्याय को खोलेंगे जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। हिंद महासागर के महान हिंदू समुद्री राजा। तो असली सवाल ये है कि पुराने जमाने में समंदर पर आखिर राज किसका था। देखिए, जब भी समुद्री ताकतों की बात होती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में यूरोपीय देशों की तस्वीरें आती हैं। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? शायद नहीं। जमीन पर बने इन बड़े बड़े साम्राज्यों के अलावा एक और दुनिया थी, लहरों की दुनिया। और वहां एक ऐसी भूली बिसरी ताकत थी जिसने हिंद महासागर पर राज किया। ये कहानी है उन भारतीय राज्यों की जिन्होंने अपनी नेवी के दम पर सदियों तक समुद्री व्यापार पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। इस भूली हुई ताकत को समझने के लिए चलिए सबसे पहले इतिहास के एक जबरदस्त सबूत को देखते हैं, चोल साम्राज्य और उनका वो ऐतिहासिक समुद्री हमला जिसने सबको हैरान कर दिया था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 9वीं सदी में तमिलनाडु में चोल साम्राज्य का उदय होता है, लेकिन असली कहानी शुरू होती है उनके सबसे महत्वाकांक्षी राजा राजेंद्र चोल प्रथम के दौर में। और साल था करीब 1025 ईस्वी, जब उन्होंने श्रीविजय साम्राज्य के खिलाफ एक ऐसा नौसैनिक अभियान छेड़ा जिसके बारे में सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये दो समुद्री सुपर पावर्स की सीधी टक्कर थी। एक तरफ थे चोल, जो बंगाल की खाड़ी के पूरे ट्रेड रूट पर अपना कब्जा चाहते थे, और दूसरी तरफ था श्रीविजय साम्राज्य, जो आज के सुमात्रा और मलेशिया के आसपास के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों को कंट्रोल करता था। असल में ये लड़ाई थी तमिल व्यापारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की। और ये जो अभियान था ना, ये इतिहास में इस बात का सबसे साफ उदाहरणों में से एक है कि कैसे एक भारतीय साम्राज्य ने खुले समंदर के पार जाकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। इससे ये साफ हो जाता है कि उनके पास सिर्फ नाम की नहीं बल्कि एक बेहद शक्तिशाली और दूर तक हमला करने वाली नेवी थी। लेकिन कहानी सिर्फ चोलों पर खत्म नहीं होती। असल में चोल तो बस एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा थे। चलिए जरा देखते हैं कि भारत का पूरा समुद्री तट ही ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था जिनकी ताकत का राज समंदर में छुपा था। यहाँ देखिए, समुद्री शक्ति सिर्फ चोलों के पास नहीं थी। पांड्य थे, जो मोतियों और मसालों का जबरदस्त व्यापार करते थे। फिर केरल के चेर थे, जिनकी काली मिर्च दुनिया भर में मशहूर थी। और उड़ीसा का कलिंग साम्राज्य तो लकड़ी और टेक्सटाइल की ट्रेड में माहिर था। ये सब समंदर के बड़े खिलाड़ी थे। और ये बात तो और भी कमाल की है। सोचिए, कई सौ सालों तक कुछ पुराने सोर्स में बंगाल की खाड़ी को कलिंग का समुद्र कहा जाता था। इससे अंदाजा लगाइए कि ओडिशा के इस प्राचीन साम्राज्य का समंदर पर कैसा दबदबा रहा होगा। एक ऐसी बात जिसे आज हम लगभग भूल ही चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे था? इन साम्राज्यों की समुद्री ताकत के पीछे का असली इंजन क्या था? इसका जवाब छिपा है ट्रेड और कॉमर्स में। आइए मिलते हैं एन नरूवर से। ये कोई राजा नहीं थे, बल्कि ये थे व्यापारियों के बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, जिन्हें गिल्ड कहते थे। ये दक्षिण भारत से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले हुए थे। यही लोग ही समुद्री यात्राओं में पैसा लगाते थे, ट्रेड नेटवर्क्स बनाते थे, और कमाल की बात तो ये है कि कभी कभी अपनी सुरक्षा के लिए अपने हथियारबंद जहाज भी रखते थे। सच कहें तो यही लोग इस पूरे समुद्री ट्रेड की रीढ़ की हड्डी थे। तो समझिए, यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा था। एक तरफ व्यापारी गिल्ड थे जो सफर के लिए पैसा और नेटवर्क देते थे। फिर राजा की नेवी इन रास्तों को सुरक्षित रखती थी। बंदरगाहों पर जहाज बनते थे, माल रखा जाता था, और इस पूरे ट्रेड से जो बेशुमार दौलत आती थी, उससे साम्राज्य और उसकी सेना और भी ज्यादा मजबूत होते जाते थे। ये एक ऐसा चक्र था जो खुद ब खुद चलता था और सबको ताकत देता था। और जाहिर है, ये सब बिना जबरदस्त टेक्नोलॉजी के मुमकिन नहीं था। उनके जहाज़ों के डिज़ाइन देखिए, तख्तों से बने, कुछ तो कई मंजिला जहाज़ थे। और सबसे बड़ी बात, उन्हें मॉनसूनी हवाओं की इतनी गहरी समझ थी कि वो बड़ी आसानी से लंबा समुद्री सफ़र तय कर लेते थे। उनकी नेवल स्ट्रैटेजी भी कमाल की थी, जिसमें दुश्मन के बंदरगाहों की घेराबंदी करने से लेकर अचानक हमले करना तक शामिल था। तो आखिर में सवाल ये है कि इन समुद्री राजाओं ने पीछे क्या छोड़ा? उनकी विरासत क्या है, और क्या आज भी हम उसका असर महसूस कर सकते हैं? इसका असर हमें दो बड़ी चीज़ों में दिखता है।
एक तो है कल्चरल इम्पैक्ट। जब व्यापारी एक जगह से दूसरे जगह गए तो अपने साथ सिर्फ सामान नहीं बल्कि अपना धर्म, कला और राज करने के तरीके भी ले गए। इसका असर हमें दक्षिण पूर्व एशिया के कई राज्यों में आज भी दिखता है। और दूसरा था इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इन ट्रेड नेटवर्क्स ने भारत को सदियों तक हिंद महासागर की बड़ी अर्थव्यवस्था से जोड़े रखा। तो जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ सामान का लेन देन नहीं था, बल्कि आइडियाज और कल्चर का भी एक बड़ा एक्सचेंज था। तो इन हिंदू समुद्री राजाओं की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि इतिहास हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमें किताबों में पढ़ाया जाता है या जैसा वो ऊपर से दिखता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि न जाने ऐसे और कितने इतिहास हमारी आंखों के ठीक सामने छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।